बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चरर इंग्लिश का पीपीएससी का कल एग्जाम हुआ है, तो इसमें जनरल नॉलेज वाला जीके वाला जो पोर्शन है वो हम डिस्कस करेंगे। अगेन वो रिपीटेड क्वेश्चन है, जिस तरह से मैं आपसे अक्सर मैं आपको कहता हूं कि जो है पास पेपर करें, बार बार करें, 30 से 40 बार करें, विदाउट ऑप्शन करें। तो जो बच्चा इस तरह से कर रहा है, मेरे ख्याल से उसके 20 में से 20 नंबर भी आ सकते थे। एक या दो क्वेश्चन ही नए हैं, बाकी सारे वही रिपीटेड हैं। देखें, लेक्चरर के जो एग्जाम हो रहे होते हैं ना बेटा, उसमें जीके का जो 20 नंबर होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एलोकेशन तक। जो बच्चा ये वाला पोर्शन कवर करके बैठा होता है, वो अपने कंपटीटर से, जो साथ वाले जो बाकी लोग आए जिन्होंने जीके पढ़ाई नहीं है, और मोस्टली लोग नहीं पढ़ते जो लेक्चरर पे अप्लाई करते हैं, तो वो उनसे 15 से 18 नंबर आगे बैठा होता है। जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन होता है 80 नंबर का, उसमें सारे बराबर होते हैं। आपको भी पता है यूनिवर्सिटी में आप क्या पढ़ के आते हैं, हर यूनिवर्सिटी का यही हाल है। तो जिस लेवल का कमीशन पेपर बनाता है लेक्चरर का, उस लेवल का हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया ही नहीं जाता। तो उसमें सारे तकरीबन 19-20 होती हैं। अगर एक के बच्चे के 40 आ रहे हैं तो दूसरे के 35 होंगे या 45 होंगे, इससे ज्यादा का मार्जिन नहीं होता। मार्जिन कहाँ होता है? जीके वाले पोर्शन में होता है। तो जिस बच्चे का जीके कवर होता है वो अपनी सीट ले जाता है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डिस्कस करते हैं जी हम सवाल कि कौन कौन से क्वेश्चन थे यहाँ। पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास, क्वीन विक्टोरिया को इंप्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल कब दिया गया था? ये पूछा गया था बेटा। तो ये 1876 की बेटा ये बात है, 1876 में ये टाइटल दिया गया था, इंप्रेस ऑफ इंडिया या कैसर हिंद भी इसे हम कहेंगे। दोनों में से कोई भी वो आपको कह सकता है। ऑफिशियली प्रोक्लेम किया गया था 1877 में। अब ऑप्शंस का आपको पता होगा कि उसने ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। ऑफिशियली प्रोक्लेम का कहा था या सिर्फ यही कहा था कि इन्हें कब टाइटल दिया गया, कब दिया गया? तो फिर 1876 जो है इसका सही आंसर होगा। मलका बरतानिया जो है उसके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से है कि जो है ना जी, इसने जब सिंध को फतह किया तो इसने किसे शिकस्त दी थी? तो मोहम्मद बिन कासिम साहब ने राजा दाहिर ऑफ अरोड़, इसे शिकस्त दी थी। अरोड़ जो आज का रोड़ी है हमारा सिंध के अंदर, तो रोड़ी का जो इलाका है इसी को अरोड़ कहा करते थे। अरोड़ या अलोर कहता है कभी कभी। तो ये कैपिटल था राजा दाहिर का। तो राजा दाहिर साहब जो थे, ये आपको 712 में मोहम्मद बिन कासिम साहब ने इन्हें शिकस्त दी थी, इन्हें कत्ल कर दिया था और सिंध को फतह कर लिया गया था। तो राजा दाहिर की बेगम का नाम पूछा जाता है, इसके वजीर का नाम पूछा जाता है और इसकी बाप का नाम पूछा जाता है। तो इसके बाप का नाम राजा चच था। चच नामा जो है सिंध की तारीख पे लिखी गई सबसे पुरानी किताब, ये सवाल बनता है कौन सी है? चच नामा है। तो वो राजा दाहिर का जो बाप था राजा चच, उसके नाम से है। उसके बाद देखें, इसके जो बेगम का नाम था वो था लाडी रानी बाई। लाडी रानी बाई। तो कभी कभी वो लाडी बाई कह देता है, कभी कभी वो रानी बाई कहेगा। ये कहते हैं बहुत खूबसूरत थी और इसे जो है ना मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ ले गया था माले गनीमत के तौर पे। इस तरह की बातें होती हैं। उसके बाद इनके वजीर के बारे में आते हैं। तो इनका वजीर जो था सुनो, सीसाकर। सीसाकर जो था बेटा इसका वजीर था, जो इसे उल्टे सीधे मशवरे दिया करता था। तो इस तरह से ये राजा दाहिर के बारे में 5-7 सवाल बनेंगे। सिंध में इनकी हुकूमत थी, अरोड़ में इनका कैपिटल था। कैपिटल भी पूछा है इसका कि सिंध का जो कैपिटल है वो कौन सा था, राजा दाहिर का कैपिटल कौन सा था। उसके बाद मिनिमम लेंथ पूछी गई थी जेवलाइन थ्रो के बारे में कि मिनिमम लेंथ कितनी। जेवलाइन थ्रो जिस तरह नेजाबाजी के गेम हुआ करते थे वैसे ही है ये। इसमें जो है ना लकड़ी की एक बनी होता है नेजा टाइप, वो फेंकना होता है। तो ये पाकिस्तान के अरशद नदीम साहब अक्सर न्यूज में रहते हैं। ये पाकिस्तान के एथलीट हैं जो क्या करते हैं, नेजाबाजी के हवाले से पाकिस्तान को दुनिया में रिप्रेजेंट करते हैं। इनका रिकॉर्ड है 2022 में, मैंने लिखा भी अरशद नदीम, पूछा है सवाल पेपर में पूछा गया है कि कौन से अरशद नदीम के बारे में कोई ना कोई सवाल जरूर बनता है। तो 2022 में जो कॉमनवेल्थ हो रही थी बर्मिंघम में यूके में, तो वहां इसने जो ये थ्रो किया था जेवलाइन, वो तो उसका जो रिकॉर्ड था वो कितना था जी, 90.18 मीटर का इसने थ्रो किया था। तो ये अभी तक साउथ एशिया का मतलब आप कह लें कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। साउथ एशिया के पहले मतलब प्लेयर हैं जिनका इतना मतलब 90.18 मीटर का जो थ्रो है। तो इसकी जो पूछा गया ये था, इस सवाल में पेपर में पूछा गया था कि लेंथ मिनिमम कितनी होती है। तो मिनिमम लेंथ बेटा होती है हमारे पास 30 मीटर होती है।
और मैक्सिमम जो होती है 36.5 होती है, मैक्सिमम 36.5 होती है और मिनिमम 30 मीटर होती है जेवलाइन थ्रो के अंदर। जो रनवे होते हैं जहां से भाग के आते हैं, ये अगर आपने देखा हो तो ये भाग के आती हैं और उसके वाले से थ्रो करती हैं। तो भाग के आने वाली जो लेंथ होती है रनवे की कम से कम 30 मीटर, ज्यादा से ज्यादा 36.5 मीटर होती है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर ऑफ KSA, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। KSA किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया टू US। तो USA में सऊदी अरब की तरफ से पहली फीमेल एम्बेसडर कौन है? तो वो है जी हमारे पास रीमा बिन्त बंदर। रीमा बिन्त बंदर जो है ये जो है ना जी पहली फीमेल एम्बेसडर हैं सऊदी अरब की, किसमें? USA में अभी भी हैं, ये मौजूद है। आपको पता है सऊदी अरब मॉडर्नाइज अपने आप को कर रहा है, तो औरतों को जो है ना जी आपको पता है गाड़ी चलाने की इजाजत भी दे दी गई है, बाकी मामलात में भी, आर्मी में भी अब वो भर्ती हो सकती है, पहले इनकी इजाजत नहीं थी। तो इस तरह से अब जो मोहम्मद बिन सलमान है MBS, वो सऊदी अरब को मॉडर्नाइज करने जा रहा है, तो अब औरतों को भी वहां पे बाकी लोगों की तरह, मर्दों की तरह हकूक हासिल है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास नेहरू रिपोर्ट के हवाले से है। बेटा नेहरू रिपोर्ट के हवाले से ये तो सबको ही पता है कि 1928 में ये पेश की गई थी, यही सवाल मेरे ख्याल से पूछा गया था। तो ये मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू साहब थे जिन्होंने पेश की थी। ये जो नेहरू साहब जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने पहले, ये उसके बाप थे, उसके वाले थे। उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये उनका बाप था पंडित मोतीलाल नेहरू। दोनों में ऑप्शन में होंगे, दोनों में से एक आपने बताना होता है। तो मोतीलाल नेहरू साहब जो थे इन्होंने पेश की थी क्या? नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट के हवाले से इंटरव्यू का एक क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि ये नेहरू रिपोर्ट थी क्या? नेहरू रिपोर्ट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन था कि हिंदुस्तान को किस तरह से चलाना। असल में वो सैमन कमीशन को रिजेक्ट कर दिया था इंडियंस ने, उन्होंने कहा था हम इसे नहीं मानते। सैमन कमीशन जब आया था इंडिया में, जब वो टमाटर और गंदे अंडे मारे थे लाहौर में भगत सिंह और बाकी लोगों ने, तो वापस चला गया। तो वो क्या था बेसिकली, उसने यहाँ के लोगों से मशवरा लेना था कि जी आपको जो कानून लेके आ रहे हैं अगले साल वो किस तरह का होना चाहिए। जब उन्हें अंडे पड़े तो फिर इंडियंस को चैलेंज किया गया। जो उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स थे लॉर्ड बर्कनवुड, उन्होंने कहा कि अच्छा तुम इतने काबिल हो गए हो अगर इंडिया वाले कि तुम कानून बना सकते हो तो मुझे बना के दो, मैं अमल करूंगा। तो अब ये कानून साजी की जा रही थी कि हिंदुस्तान को किस तरह से चलाना है। तो उसकी जो सिफारिशात थी वो नेहरू रिपोर्ट की शक्ल में बना के पेश की गई थी, जो कि जबरदस्त किस्म का एक कॉन्स्टिट्यूशन था। लेकिन इसे फिर मुस्लिम लीग ने इसलिए रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग के जो मुतालबात थे, जिन्ना साहब के जो अमेंडमेंट थी 3 या मुतालबात जो थे वो इसमें शामिल नहीं किए गए थे, इसीलिए मुस्लिम लीग ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। तो ये आप याद रखिएगा कि 1928 के अंदर जो है ना जी आई थी नेहरू रिपोर्ट। इसके हवाले से बस ये 2-3 सवाल ही बन सकते हैं। आगे चलते हैं जी। इसी तरह से अगर आप याद कर लें सारे पास पेपर 21 से 23 तक, जिस तरह से मैं आपको करवा रहा हूँ, खुद से भी तो किया करें ना, कुछ पढ़ना अपना ही होता है अल्टीमेटली। बेटा मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरह से कर लें, ठीक है। तो आगे चलते हैं। शाइस्ता इकरामुल्लाह के बारे में सवाल था जी, ये क्या है? ये रिपीटेड सवाल है, ये भी पिछले भी, ये अभी तक मेरे ख्याल से कोई नया सवाल नहीं आया, सारे वो रिपीटेड सवाल है। शाइस्ता इकरामुल्लाह साहिबा के बारे में पूछा गया क्या थी? बेसिकली ये पॉलिटिशियन थी, ये मतलब जबरदस्त किस्म की औरत थी। ये जब UNO में पाकिस्तान का पहला डेलीगेशन गया तो ये उसकी मेंबर थी। इसमें सवाल बना है एक दफा कि पाकिस्तान की तरफ से UNO में रिप्रेजेंट होने वाली या करने, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाली पहली खातून कौन थी? तो शाइस्ता इकरामुल्लाह थी जी। ये बड़ी जबरदस्त किस्म की औरत थी। ये जब फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी, आज़ादी की तहरीक, उसमें ये शामिल थी। मुस्लिम लीग को इन्होंने सपोर्ट किया। उसके बाद फिर बाद में भी ये पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स थी उसमें एक्टिव रही, और सन 2000 में मेरे ख्याल से इसकी वफात हुई है। इसकी जो किताब है पर्दा टू पार्लियामेंट, पर्दा टू पार्लियामेंट, तो पर्दा से किस तरह से, असल में ये बहुत ज्यादा पर्दा क्या करती थी, ये इस तरह की खातून थी, लेकिन बाद में फिर जो है ना ये पार्लियामेंट में भी गई और सारे मामलात इसने वो उसकी। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एहसान दानिश के हवाले से मजदूर शायरी ने कहा। 2-3 सवाल बनते हैं एहसान दानिश के बारे में। एक तो ये सवाल बनता है कि मजदूर शायर किसे कहेंगे? एहसान दानिश को कहेंगे। इसकी आप बीती जो उसका नाम क्या है? जहान दानिश, याद रखिएगा।
तीसरा मजदूर शायरी उसे इसलिए भी कहते हैं, एक तो ये मजदूर जो तबका था उसके हक में लिखा करते थे, क्यों? क्योंकि ये खुद मजदूर रहे थे। ये वो शायर हैं आप देखेंगे जिन्हों की तालीम कोई नहीं थी, पढ़े लिखे ये कोई नहीं थे, पैसे थे नहीं पढ़ने के लिए, मजदूरी किया करते थे। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी में एक मजदूर के तौर पे ये काम करते थे। कुछ कैंपस बन रहे थे तो वहां पे जब मजदूरी करने के लिए वहां गए और इसने गारा मिट्टी और सारा काम किया, लेकिन कुछ अरसे के बाद, लेकिन रात को फिर ये पढ़ा करते थे। मतलब इनके पास कोई बाकायदा डिग्री नहीं थी, लेकिन ये रात को पढ़ा करते थे। और उसके बाद जो है ना जिन्होंने शायरी शुरू की, और एक दिन आया पंजाब यूनिवर्सिटी के जो उर्दू के पेपर थे वो चेक करने के लिए इन्हें बुलाया गया। इतना बड़ा एजाज था इनके लिए। मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी के जो उर्दू डिपार्टमेंट था उसके आप कह लें कि सबसे जो आला किस्म की शख्सियत थे वो ये बने जबरदस्त किस्म के इंसान थे जी। एहसान दानिश साहब जो थे, सवाल बनाया पेपर में आया कि वो कौन से शायर थे जो पंजाब यूनिवर्सिटी में जिन्होंने मजदूर की हैसियत से काम किया, तो वो यही थे। तो फतह का मुतराद फतह का आपको बताया कि फतह जो होती है हमारे पास क्या होती है? फतह मतलब आप कह रहे हैं कि जफर, ये सेनोनिम है, ऐसे समझ लें। फतह का जो सेनोनिम है वो क्या है हमारे पास? वो जफर है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, बर्मा सेपरेट फ्रॉम इंडिया इन विच ईयर? बर्मा कब अलग हुआ इंडिया से? तो इंडिया के बजाय यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट कहना चाहिए, वो बड़े आजम बड़े सगीर हुआ करता था, ये बड़े सगीर हुआ करता था। इसमें देखिए ये हमारे पास पाकिस्तान आज का, येलो कलर में इंडिया है हमारे पास, और ये हमारे पास आज का बांग्लादेश है, और ये बर्मा है, ये बर्मा है। तो पहले अंग्रेजों ने चाल चली थी 1937 में, क्या कर दिया था? बर्मा को अलग कर दिया हिंदुस्तान से, एक अलग मुल्क बना दिया। उस पर भी कब्जा अंग्रेजों का ही था, बरतानिया का ही था, लेकिन उसे एक अलग मुल्क डिक्लेयर कर दिया। फिर आपको पता 1947 में ये पाकिस्तान ये वाला और ये वाला जो था बांग्लादेश, ये अलग हो गए थे। बाद में फिर यहाँ एक बांग्लादेश मुल्क बन गया। तो इस तरह से अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 मुल्क बने हैं सब कॉन्टिनेंट के, इस तरह कहने आप। ये हमारे पास इंडिया है। तो 1937 में इसे अलग कर दिया गया था, अलग एक मुल्क बना दिया गया था। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 है जी हमारे पास, चाइना ने कब अटैक किया था जी इंडिया पे? आपको पता है कि इंडिया और चाइना की जो वार हुई थी 1962 में हुई थी। चाइना की और इंडिया की जो जंग हुई थी 1962 में हुई थी, और इंडिया पूरी तरह से हारा था, बल्कि हारा नहीं था। ये जो आपको नजर आ रहा है अक्साई चीन का इलाका, ये चाइना ने इनसे ले लिया था। जो अक्साई चीन का इलाका है सारे का सारा, ये चाइना ने 1962 में ही छीना था इनसे, इंडिया से। तो ये 15% तकरीबन ये बनता है। कश्मीर रियासत है कश्मीर, तो उसका 15% अब चाइना के पास है। 55% येलो कलर वाला इसके पास है, इंडिया के पास है। ये जो हल्का ब्लूइश कलर है या ग्रीनिश कलर है, ये हमारे पास है, पाकिस्तान के पास है तकरीबन। तो 30% बनता है, 55% और 15%। तो इस तरह से कश्मीर को जो है ना डिवाइड किया हुआ है 3 मुल्कों में। ठीक हो गया जी। इंडिया हार गया था जंग ये बुरी तरह से। उसके बाद हमारे पास है जी फर्स्ट ब्लैक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ऑफ यूएसए। यूएसए का पहला ब्लैक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स का मतलब वजीर खारजा। इनका वजीर खारजा नहीं होता, मतलब वजीर खारजा की जो सीट है उसी को वो क्या कहते हैं? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ऑफ द कंट्री कहते हैं, यूएस कहते हैं। यूएस का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स। हमारे पास वजीर खारजा होता है किसी भी मुल्क का जो बाहरी मुल्कों के साथ ताल्लुकात रखे, मतलब है जो डील करनी होती है, वजीर खारजा करता है। तो यहाँ पे क्या होता है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ऑफ यूएस होता है। तो ये जो पहला ब्लैक था उसका नाम था कॉलन लूथर पाउल। इसका पूरा नाम था कॉलन लूथर पाउल। कॉलन पाउल के नाम से ये मशहूर हुआ था मुशर्रफ दौर में। पाकिस्तान में मुशर्रफ का दौर था ये 1901 से 2001 से लेके 2005 तक तकरीबन ये रहा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके बारे में सवाल क्यों बन रहे हैं? क्योंकि आपको पता है यही वो दौर था जिसमें अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया गया, 9/11 होगा, और उसके बाद आप देखेंगे इराक के ऊपर हमला किया गया। तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ही सारी चीजें प्लान बना के दे रहा होता है, बाहर के मामला सारे ब्रीफ किया जा रहा होता है प्रेसिडेंट को। तो इस तरह से जो है ना जी ये इसके बारे में याद रखिएगा, ये बुश जूनियर की कैबिनेट में था। इस दौर में जो यूएसए का प्रेसिडेंट था वो बुश जूनियर था। बुश सीनियर के बाद बुश जूनियर उसका बेटा हुकूमत में रहा है। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं जी। उसके बाद लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फॉरेस्ट पाकिस्तान की सबको बताया जी क्या है? छंगा मांगा है लाहौर के साथ। आपको पता है छंगा मांगा तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है। और वैसे ओवरऑल भी अगर आर्टिफिशियल नहीं भी लिखे तब भी यही हमारे पास सबसे बड़ी पाकिस्तान की जो फॉरेस्ट है। अगर बात किया जाए सबसे बड़ी फॉरेस्ट कौन सी है तो ये छंगा मांगा है, लेकिन ये आर्टिफिशियली ग्रो की गई है।
इसमें एक सवाल और ऐड कर लें, ये भी सवाल बना है पेपर में कि ओल्डेस्ट फॉरेस्ट कौन सी है जी पाकिस्तान की, ये बार बार पूछा गया है। ओल्डेस्ट फॉरेस्ट जो है वो जनीपर फॉरेस्ट है जी, ये हमारी क्वेटा और ये जो ज़ियारत है इसके दरमियान में, ये आपको नजर आ रही है, बड़ा खूबसूरत किस्म का। तो ये पाकिस्तान की ओल्डेस्ट, कई हजार साल पुराने दरख्त यहाँ पे मौजूद हैं आज भी। तो ओल्डेस्ट फॉरेस्ट पाकिस्तान की जुनीपर फॉरेस्ट, और सबसे बड़ी हमारे पास छांगा मांगा हो जाएगी। आगे हमारे पास क्वेश्चन है जी, इकबाल टॉपिक ऑफ पीएचडी थीसिस जो था इकबाल का टॉपिक वो था डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख में जर्मनी में 1908 में जो है उन्होंने सबमिट करवाया था। तो इकबाल साहब के बारे में यहाँ से एक सवाल और बनता है कि जी इकबाल साहब जो थे फॉरेन जो जब स्टडी के लिए गए थे वो कब से कब तक, मतलब मुल्क से बाहर है, अब्रॉड कब से कब तक रहे। तो ये 1905 से लेके 1908 तक ये बाहर रहे स्टडी के लिए। स्टडी के लिए ये कहाँ रहे, ये सब कॉन्टिनेंट था उससे बाहर थे, अब्रॉड रहे हैं 1905 से 1908 तक। ये सवाल बना इन्होंने 1908 में ही मुस्लिम लीग का आता है कि इन्होंने कब ज्वाइन की थी। तो मुस्लिम लीग इन्होंने 1908 में जो है ना, वैसे 6 में ज्वाइन कर ली थी कहा जाता है, लेकिन ये जब वहां से वापस आए तब इन्होंने बाकायदा एक्टिव हुए और उसके जो है ना मुस्लिम लीग के वो छोटे मोटे जो अहदेदार थे वो भी बने। ये 1908 की बात है। तो पेपर में 1908 का ही पूछा होता है कि इन्होंने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया था। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, एक न्यूटिकल माइल का पूछा हुआ था। एक सिंपल जो एक मील होता है, सिंपल जो 1 माइल होता है हमारे पास, किसके बराबर होता है? 1.69 किलोमीटर के बराबर होगा एक मील। लेकिन एक न्यूटिकल माइल, 1 न्यूटिकल माइल जो होगा हमारे पास ये बड़ा होता है, सिंपल मील से जो होगा इससे बड़ा 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। 1.852 किलोमीटर के बराबर होगा, मतलब थोड़ा सा बड़ा होता है, आप इस तरह से कह लें। न्यूटिकल माइल समुद्री जो फासले हैं उनकी पैमाइश करने के लिए हम न्यूटिकल माइल को यूज करते हैं। आगे हमारे विच वन इज द रिजल्ट ऑफ आउटपुट गिवन बाय कंप्यूटर। तो इन्फॉर्मेशन है, देखें जो भी हम कंप्यूटर को डेटा रॉ फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं इनपुट की शक्ल में, वो सारा रॉ डेटा होता है। जब वो हमें ऑर्गेनाइज करके प्रोसेस करके हमें प्रोवाइड करता है तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है। तो इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन ही यही है, मेरे ख्याल से परसों जो पेपर हुआ उसमें भी इस तरह का एक सवाल था इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड कि इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन यही है कि ये क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है। जो रॉ फॉर्म में डेटा होता है जब उसे हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं वो क्या बन जाता है, इन्फॉर्मेशन बन जाता है। चलें जी आगे चलते हैं। आगे हमारे पास बेटा ये मैथ का क्वेश्चन है, एंगल पूछा गया था। आप देखें इस तरह का सवाल जो मैंने तो अपने स्टूडेंट्स को करवाया हुआ है ये क्वेश्चन। तो बताने का मकसद ये है कि अब वो थोड़ा सा जिस तरह के पहले रिवायती क्वेश्चन होते थे उस तरह से अब आगे निकल गया। तो बेटा इसमें देखें, इसमें पता भी चक्कर क्या है, बस बच्चे कुछ अपनी तरफ से करने की कोशिश करेंगे, गलत कराएंगे। इसमें सिंपल सी बात ये है कि इसका एक फार्मूला है, एंगल बिटवीन द हैंड्स। जब हम निकालेंगे एंगल तो उसका एक फार्मूला लिख लें आप। एंगल जब भी आपने निकालना होगा तो इसमें आप ये देखें कि हमारे पास आवर्स मल्टीप्लाई बाय 30, ये फार्मूला लिख लें बेटा, -11/12 इन 2 मिनट। जब भी वो आपको कहे जी इतने मिनट और इतने मिनट के दरमियान, मतलब एक हैंड जो है ना जी 6 पे या दूसरा 8 पे है, तो बताएं जी उनके दरमियान में एंगल कितना बनेगा। तो ये बेटा एग्जैक्ट फार्मूला है इस तरह के सवालों को हल करने का कि आपके पास आवर्स जितने उसे बताएं। कितने आवर्स हैं हमारे पास? 8 आवर्स हैं। कितने आवर्स हैं हमारे पास? 8 हैं। साथ में 30 से मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट -11/12 इन 2 मिनट। मिनट कितने हैं जी? 30 हैं। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जवाब आएगा जी 75, 75 डिग्री इसका आंसर आएगा इस तरह से। इसमें एक अजम्पशन भी है, वो ये है कि इस तरह के सवाल के अंदर अगर नेगेटिव में जवाब आ जाए, आपके पास एंड में नेगेटिव में जवाब आ जाए, उसे आपने इग्नोर कर देना है, क्योंकि एंगल जो है वो नेगेटिव में तो नहीं होता है ना। एंगल नेगेटिव में तो नहीं होता। अगर नेगेटिव में आंसर आ रहा आएगा आंसर, आप मुख्तलिफ जो है ना जी इस तरह टाइम चेंज करके 6:30 बजे निकाल के देखें, 5:30 बजे 5:45 पे निकाल के देखें इस तरह से। लेकिन फार्मूला यही है कि आवर्स जितने उसने बताए, 8 बज रहे हैं, घंटे आवर्स आ जाएगा, फिर जरब देना, मल्टीप्लाई करना 30 से, फिर -11/2 मल्टीप्लाई बाय मिनट, वो जितना बताया 30, 40, 50 जितने भी वो आपको कहेगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा। इस तरह से करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा। आगे चलते हैं जी। आगे पूछा हुआ जी जो स्टेट होती है
तो उसके लिए क्या क्या मतलब है कि आप कह लें कि फीचर्स या मतलब है कि उसके लिए जरूरी मतलब है कि आप कह लें कि रिक्वायरमेंट क्या होती है, इस तरह कहना स्टेट की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए या कौन सा जो फीचर नहीं है रिक्वायरमेंट में शामिल। तो इसमें बेटा देखें कोई भी स्टेट है जो यूएनओ के मेंबर बनती है, आपको तो यूएनओ के इस वक्त तक ना 193 मेंबर है और 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। तो ऑब्जर्वर स्टेट भी परमानेंट जो है ना, परमानेंट कह रहा हूँ, यूएनओ का मेंबर स्टेट्स बन सकती हैं जब उन्हें वोटिंग और बाकी प्रोसेस से गुजरने के बाद। तो इसमें देखें कोई भी स्टेट है यूएनओ उस वक्त उसे मानती है, कंट्री मानती है जब उसकी में कुछ ना कुछ आबादी हो, पीपल कुछ ना कुछ रहते हैं, कुछ ना कुछ वहां पे परमानेंट उसकी एक क्या हो, पॉपुलेशन हो, परमानेंट पॉपुलेशन हो, साथ में डिफाइंड टेरिटरी हो, मतलब हमारे पास क्या हो, उसका एक मैप हो, उसकी एक जगह भी हो, उसके पास एक एरिया हो, टेरिटरी हो। उसके बाद वहां पे कोई ना कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, कोई ना कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, चाहे वो बादशाह है, चाहे वहां पे जमहूरियत है, चाहे पे कुछ भी है, कोई ना कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। 3 हो गया। चौथा जो कैपेसिटी टू इंटर इनटू द रिलेशन विद द अदर स्टेट्स, दूसरी स्टेट्स के साथ रिलेशन जो है ना जी आप बनाने के लिए उसकी कैपेसिटी होनी, मतलब आप ये कह लेंगे सॉवरेनिटी मतलब होनी चाहिए, मतलब खुद मुख्तारी, वहां पे कुछ ना कुछ कानून हो, कुछ ना कुछ चीजें हो। तो इस तरह से ये 4 बेसिक जो है ना जी आप कह लेंगे पिलर है किसी भी स्टेट के। तो मतलब ये 4 मतलब कह लेंगे बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी मुल्क को यूएनओ का मेंबर बनने के लिए। जो इनमें से नहीं होगा, उसने अभी पूछा होता है फॉलोइंग नॉट नॉट, उसने कोई और दिया होगा इसमें साथ में ऑप्शन। तो आपने ये चारों याद रखेंगे तो आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। आगे आज हमारे पास आखिरी क्वेश्चन बेटा, इसमें पूछा गया था अदर मोल्टन रॉक्स लाई बिटवीन द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड। तो मोल्टन जो पिघली हुई उसने कहा है कि जो रॉक्स होती हैं जो पहाड़ के अंदर होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लावा कहते हैं बेटा। ये मैंने आपको करवाया था रॉक साइकिल में, रॉक साइकिल वाला जो टॉपिक था उसमें करवाया था, ये मैंने आपको तस्वीर भी दिखाई है। तो रॉक साइकिल में होता ये है कि देखिए ये हमारी जमीन है, जमीन में आपको पता है कि हमारे पास जो है ना, ये आप इस तरह कर लेंगे, 3 हिस्से कर लें, ये हमारे पास कोर होता है। कोर में जो है ना हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और चीजें क्या होती हैं, मतलब टेम्परेचर होने की वजह से जो अंदर मटेरियल मौजूद होता है वो पिघल जाता है। पिघल के वो क्या करता है, यहाँ से निकलने की कोशिश करता है बाहर से, जहाँ से वो उसे जगह मिलती है। जब वो यहाँ से जब अंदर होगा वो मतलब मोल्टन फॉर्म में जो मतलब धाते हैं या बाकी जो केमिकल मटेरियल होगा वो जब अंदर होगा इसके, इस पहाड़ के अंदर होगा, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, वो कहलाएगा बेटा मैग्मा। मैग्मा जब वो बाहर आ जाएगा, मैग्मा देखिए यहाँ तक अंदर मौजूद है तो मैग्मा है, यहाँ जब बाहर निकल गया तो फिर वो लावा होगा। फिर क्या हो गया, वो लावा होगा। अक्सर पहाड़ों से आपको पता लावा निकल रहा होता है, तो जब तक वो लावा अंदर है पहाड़ के तो क्या कहलाएगा, मैग्मा कहलाएगा। बाहर निकलेगा लावा। लावा फिर जब ठंडा हो जाएगा तो वो कौन सी रॉक्स बनाता है, इग्नियस। ये रॉक्स के बारे में जरूर पूछता है वो सवाल। इग्नियस रॉक्स बनती हैं, पहली जो रॉक्स बनती हैं जब लावा निकलता है, उसके बाद फिर उसके वहां से बनती है हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स, छोटे छोटे सेडिमेंट्स टूट के वक्त के साथ वेदरिंग होती है और टेम्परेचर के फर्क की वजह से सेडिमेंट्स बनते हैं, फिर वो इकट्ठे होकर सेडिमेंट्री रॉक्स बन देते हैं। उसके बाद यही सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं, टाइम टू टाइम क्या बना देती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बना देती हैं। फिर ये दोबारा से टेम्परेचर जब हाई होता है दोबारा से फिर ये लावा में तब्दील होके मतलब मैग्मा में तब्दील होकर लावा बन के बाहर निकल जाता है। फिर ये इग्नियस रॉक्स, इस तरह से ये पूरा एक साइकिल चलता रहता है। हमारे पास इग्नियस रॉक्स होती हैं, उसके बाद हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। इनके बारे में मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ। तो ये बेटा थोड़ा से आपके क्वेश्चन थे जो हमें मिले, हमने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक, ये जो क्वेश्चन थे मैं आपको कुछ समझा पाया हूँ। इस तरह से आप इन्हें तैयार करते जाएं तो बेटा मेरे ख्याल से उतना मुश्किल नहीं है। डेली के 4-5 पेपर जरूर करें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।